देखिए P2P, परचेज टू पे या प्रोक्यूरमेंट टू पे, इसी को हम परचेज साइकिल या प्रोक्यूरमेंट साइकिल बोल देते हैं, ठीक है ना। अब देखिए ये जो परचेज है वो नॉर्मल वैसे ही है जैसे हम घर पे करते हैं। सबसे सिंपल मॉड्यूल भी यही है एमएम मटेरियल मैनेजमेंट। क्योंकि हम परचेज अपनी जब से हमने वो संभाला तब से कर रहे होते हैं। परचेज करना सारे लोग जानते हैं, ठीक है ना। जब भी हम परचेज करते हैं तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हम मटेरियल की एक लिस्ट बनाते हैं घर पर कि ये सामान इतना इतना लाना। लिस्ट क्यों बनाते हैं, क्योंकि उनकी जरूरत होती है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है हम कोई भी सामान ऐसे ही लिख लें, मना आया वो लिख लें, नहीं। हमें जिस जिस सामान की जरूरत होती है उसकी एक लिस्ट बनाते हैं, ठीक है ना। नंबर एक वो सामान कितना लेना है वो क्वांटिटी, नंबर दो सामान जितना लेना है उतनी क्वांटिटी, ठीक है ना। ऐसी लिस्ट बनाते हैं। रियल टाइम में कंपनी में भी कुछ इसी तरह से होता होगा, कंपनी में भी जरूरत पड़ती होगी। जैसे हम घर में जरूरत पड़ती है तो हम घर में क्यों मंगाते हैं सामान, जनरली कंजप्शन के लिए मंगाते हैं, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा होगा तो हम स्टॉक के लिए भी मंगा लेते हैं, जैसे दाल चावल वगैरह हम कुछ दिनों के लिए स्टॉक भी करते हैं, ठीक है ना। कुछ सामान हम गेस्ट वगैरह आते हैं उनके लिए भी मंगा सकते हैं, ठीक है ना। मेन घर में जो भी सामान आता है कंजप्शन के लिए आता है। सॉरी, कंपनी के लिए सामान जब मंगाया जाता है तो कंजप्शन वहाँ भी होता है, तो कंजप्शन के लिए भी हो सकता है लेकिन कम चांस है। वहाँ मेनली सामान मंगाया जाता है किसके लिए, प्रोडक्शन के लिए, स्टॉक के लिए। या तो मटेरियल मंगा के रखना है उसका प्रोडक्शन करेंगे आगे चल के, या तुरंत ही प्रोडक्शन करना होगा तो मटेरियल बनाएंगे। तो ऐसे ही कंपनी में क्या है, हमेशा जो भी सामान लेना होगा उसकी क्या बनाई जाएगी, लिस्ट बनाई जाएगी, भैया हमको ये सामान लेना है, ठीक है ना। अब उसको हम मटेरियल लिस्ट वगैरह नहीं बोलते हैं, हम जैसे घर पे हैं तो मटेरियल लिस्ट बोल सकते हैं, भैया क्या मटेरियल लेना है लिस्ट बना दो। उसको हम बोलते हैं परचेज रिक्वेजिशन। तो लिखिए नंबर एक परचेज रिक्वेजिशन। लिखिए नंबर एक परचेज रिक्वेजिशन ME51N। इसका टी कोड क्या है, ME51N। इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं PR। जनरली हम इसको जब हम काम करेंगे तो हम क्या बोलते हैं इसको, PR, परचेज रिक्वेजिशन, PR, ठीक है ना। परचेज रिक्वेजिशन ये ठीक वैसे ही है जैसे हम घर पे अपने एक लिस्ट बना लें मटेरियल की, ठीक वैसे ही कंपनी के अंदर लिस्ट बनाई जाती है, ठीक है ना। यहाँ तक पहुँचेंगे कैसे, तो इसका पाथ लिखो, SAP इजी एक्सेस, उसके अंदर लॉजिस्टिक, उसके अंदर MM मटेरियल मैनेजमेंट, आपका MM आ जाएगा। उसके अंदर परचेजिंग, परचेजिंग के अंदर परचेज रिक्विजिशन, और परचेज रिक्विजिशन के अंदर वही उसका टी कोड ME51 है। यानी जब भी हमें कोई भी सामान परचेज करना है तो हमको उसकी क्या बनानी होगी, लिस्ट बनानी होगी। वो लिस्ट किसके अंदर बनेगी, PR के अंदर, यानी ME51N के अंदर। इस ME51 पे हम डबल क्लिक करेंगे, इसके अंदर चलेंगे। इसमें मैंने डबल क्लिक किया, मैं इसके अंदर चलूँगा, ठीक है ना। मैं इसके अंदर गया, ठीक है ना। अब देखिए हम जब भी मटेरियल लिखते हैं तो 1 2 3 करते हैं, ऐसे ही यहाँ आइटम, आइटम का मतलब सीरियल नंबर है। यहाँ आइटम का मतलब क्या है, सीरियल नंबर। सीरियल नंबर जब भी किसी भी सॉफ्टवेयर या SAP के अंदर देखें तो 10 20 30 के रूल में आएगा। जैसे हम 1 2 3 लिखते हैं ना, ये सीरियल नंबर कैसे आएगा इसमें, 10 20 30 ऑटोमेटिक आएगा, ठीक है ना, ऑटो जनरेट। ए देखो ए फॉर अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरी, ए अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरी, ए फॉर अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरी, ठीक है ना। अब देखिए आप सामान क्यों परचेज करना चाहते हैं, कोई रीजन होगा। जैसे हम घर पे अपनी लिस्ट बनाते हैं तो हम रीजन नहीं लिखते, भाई रीजन होगा तभी तो हम परचेज कर रहे हैं। या तो कंज्यूम के लिए कर रहे हैं, या स्टॉक के लिए कर रहे हैं, या किसी गेस्ट के लिए स्टॉक के लिए कर रहे हैं, कोई ना कोई रीजन होता है। लेकिन हम लिखते नहीं हैं और ना ही कभी लाला को बताते हैं। लेकिन हमें कंपनी के अंदर जब भी हम परचेज करेंगे तो हमें लिखना पड़ेगा, तो उससे तो अप्रूवल भी लेना है हमें और लोगों से, प्लस कोई भी देख सकता है। तो रीजन क्या हो सकता है, तो रीजन यहाँ पे बहुत सारे बने हुए हैं, यहाँ देखो। जैसे एसेट्स के लिए हम परचेज कर सकते हैं, थर्ड पार्टी मतलब ये
कोई कंपनी किसी चीज़ का प्रोडक्शन नहीं करती है लेकिन उसे बेचती है, डीलर डीलर का काम करती है, तो वो हो सकता है। सेल्स के लिए हम परचेज कर सकते हैं, प्रोडक्शन के लिए हम कुछ भी परचेज कर सकते हैं। हुँ? हाँ, लगभग एक जैसे ही होते हैं लेकिन थोड़ा अंतर है दोनों में, ठीक है ना? थर्ड पार्टी और सेल्स ऑर्डर लगभग एक जैसे ही होते हैं लेकिन थोड़ा अंतर होता है। सेल्स ऑर्डर का मतलब आपके यहाँ कोई भी मटेरियल रखा हुआ है, आप उसे बेच रहे हैं। थर्ड पार्टी में क्या होता है, कोई भी मटेरियल किसी बंदे के यहाँ रखा है, आप बेच रहे हैं। मतलब जब आपका ऑर्डर आया, आपने उससे परचेज किया और बेच दिया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, थर्ड पार्टी बोलते हैं, ठीक है ना? थर्ड पार्टी के अंदर हमारे स्टॉक में कुछ भी नहीं होता है, हम दूसरे के स्टॉक से बेचते हैं, ठीक है ना? जैसे डीलर, जैसे प्रॉपर्टी डीलर है, वो क्या करता है, अगर वो अपने ही मकान उठा रहा है, मतलब उसकी बिल्डिंग है, तो क्या हो जाएगा, सेल्स ऑर्डर हो जाएगा। लेकिन अगर वो किसी और की उठा रहा है कमीशन बेस्ड, तो वो क्या हो गया, थर्ड पार्टी, ठीक है ना? ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब यहाँ प्रोडक्शन ऑर्डर, प्रोडक्शन के लिए। लेकिन अगर कंजप्शन के लिए करना है तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट सेंटर लेंगे। तो हमने कॉस्ट सेंटर आपको पढ़ाया है, वो इसीलिए पढ़ाया है क्योंकि इसके अलावा हमने कुछ भी आपको नहीं पढ़ाया है, क्योंकि वो अलग अलग मॉड्यूल है। तो हम किसके लिए परचेज करेंगे अभी, कॉस्ट सेंटर यानी के लिए, कंजप्शन के लिए। आइटम कैटेगरी, ये परचेज की जो प्रोसेस है वो किस तरह की रहने वाली है, तो फिलहाल तो हम स्टैंडर्ड करेंगे, ठीक है ना? मटेरियल लेंगे, पैसे देंगे। इसके अलावा कई तरह की होती है ये परचेज की प्रोसेस, जैसे स्टैंडर्ड हो सकती है, कंसाइनमेंट हो सकता है, सब कॉन्ट्रैक्टिंग, थर्ड पार्टी, स्टॉक ट्रांसफर सर्विस, कई तरह की ये प्रोसेस हो सकती है। तो हम अलग अलग तरह के सारे टॉपिक बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड यानी ब्लैंक। स्टैंडर्ड का मतलब क्या है, यहाँ पे ब्लैंक, देखो ब्लैंक है, ठीक है ना, ब्लैंक। देखिए यहाँ आपका मैं कुछ भी बनाऊंगा नहीं, केवल जो मैंने पीछे पढ़ाया है, जो भी बनाया है उसको यूज करने सिखा रहा हूँ, ठीक है ना? नेक्स्ट लिखिए मटेरियल। अब कौन सा मटेरियल आपको परचेज करना है, ठीक है ना? तो हम मटेरियल का क्या करेंगे, यहाँ कोड यूज करेंगे, ठीक है ना? आपने अगर मटेरियल के कोड लिख रखे हैं जो नंबर एन से क्रिएट हुए थे, तो ठीक है, नहीं लिख रखे तो सर्च कर सकते हैं। सर्च कैसे करते हैं, इस डबल स्क्वायर पे अंदर जाते हैं, डबल स्क्वायर पे क्लिक किया तो पूरी लिस्ट खुल जाएगी। प्लांट आप डाल दीजिए अपना, हमारा प्लांट है, कुछ भी डालिए, जैसे मैंने रोशन ले लिया, रोशन पी, रोशन नाम से मैंने प्लांट बनाया अपना, मैंने यहाँ प्लांट सर्च किया पहले, ठीक है ना? इस मटेरियल में कुछ मैं लिख लिया, मैं सर्च कर रहा हूँ, आपको मटेरियल का नंबर लिखना है। तो जैसे मैंने टायर लेना है, हमें टायर परचेज करना है, तो हम टायर पर डबल क्लिक करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा इसका नंबर। जैसे हम किसी को कॉल करते हैं, जैसे मैं रोशन को कॉल करूँ तो रोशन सर्च करके रोशन को कॉल करूँगा, तो सिस्टम ऑटोमेटिक मेरा मोबाइल क्या उठाएगा, उसका मोबाइल नंबर, ठीक है ना? तो ऐसे ही हमने जब टायर परचेज किया तो उसने टायर की जगह क्या उठाया, उसका कोड उठाया। तो ऐसे भी या मशीन क्या करती है, रीड कोड, और हमने उसका नाम डिस्क्रिप्शन में लिया था, वो हमने अपने लिए लिखा था, ठीक है ना? कब कितनी क्वांटिटी लेनी है, कुछ भी दे दो, जैसे 100 पीस लेने हैं, ठीक है ना? कब चाहिए मटेरियल, कुछ भी दे दीजिए यहाँ पे, कोई भी डेट हो सकती है, जैसे आज 27 तारीख है लेकिन मुझे ये माल मान लो अगले 10 तारीख को चाहिए, ठीक है ना? देखिए 10 तारीख को दूंगा तो इसमें एक मैसेज आएगा कि 10 का संडे सैटरडे है, तो वो इसको 10 की जगह 11 कर देगा। जैसे मैंने 10 लिया, आगे चल के देखो मैसेज दिखाऊंगा, ठीक है ना? प्लांट, किस प्लांट के लिए परचेज करना, देखिए हम परचेज करते हैं तो जनरली अपने घर के लिए लाते हैं, या सिटी में हमारे मान लो 2-3 घर हो सकते हैं, तो हम किसी न किसी घर का तो बताना ही होगा। कंपनी जब परचेज करेगी तो वो किसके लिए करेगी, प्लांट के लिए। भाई रॉ मटेरियल परचेज करना है तो प्लांट के लिए वहीं प्रोडक्शन होगा, तो प्लांट देना होगा। तो कुछ भी दे दो, जैसे रोशन नाम से हमने प्लांट बनाया है तो रोशन पी दे दिया। स्टोरेज लोकेशन कुछ भी हो सकती है जहाँ माल रखना है, तो हमने 0001 बनाई थी, बताया, ठीक है ना? इसके अलावा इस मटेरियल का हमने शॉर्ट नेम दिया था जब मटेरियल बनाया था, उसमें उसकी यूनिट भी यूज की थी, मटेरियल ग्रुप भी यूज किया था, परचेज ग्रुप भी यूज किया था, ये सारी चीज़ें यूज की थी, तो ये यहाँ से ऑटोमेटिक उठा लेगा, ठीक है ना? तो ये जितनी भी मैंने चीज़ें फिल की हैं, आप इन सबको नोट करें। सर ये जो आई है ये किस चीज के लिए है? क्या ए जी, के बगल में जो आई है, क्या सर हुआ? ए के बगल में जो आई है वो किस चीज के लिए है?
मतलब आइटम ए आई। एक मिनट रुकिए, एक मिनट। हेलो, 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 हेलो। हाँ, क्या कह रहे थे बताइए। सर ये जो आई है, मटेरियल के बगल में जो आई है, आई ये, हाँ, ये किस चीज़ के लिए? आइटम कैटेगरी, आइटम ठीक है। कैटेगरी। आइटम कैटेगरी आपकी जो परचेज की जो प्रोसेस है, आगे चल के हम कई तरह की डिफरेंट डिफरेंट परचेज की प्रोसेस पढ़ेंगे। फिलहाल हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड वाले। स्टैंडर्ड मतलब जैसे हम पेमेंट करेंगे और उससे माल परचेज करेंगे, ठीक है ना। आगे चल के कई तरह की होती है, वो हम आपको सिखाएंगे, सारी सारी सिखाई जाएंगी हमें, ठीक है ना। तो ठीक फिलहाल है। मैंने आई ले लिया, आइटम कैटेगरी यानी ब्लैंक स्टैंडर्ड, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें नोट कर ली आपने। एंटर करेंगे उसके बाद, ठीक है ना। जैसे ही देखिए मैंने एंटर किया, सारी शॉर्ट टेक्स्ट वगैरह ये सब कुछ उठा लेगा। मटेरियल से देखिए इसने उठा लिया, टायर ले लिया, यूनिट उसकी पीस में ले ली, मटेरियल ग्रुप ले लिया, परचेज ग्रुप सब कुछ ले लिया। नेक्स्ट देखो जीएल अकाउंट, अपने आप क्या आ गया, जीएल अकाउंट 4 लाख, ये 4 लाख मैंने बनाया है। कॉस्ट एलिमेंट और कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट सेंटर उठा लो आप, जो भी है आपका। कॉस्ट सेंटर में यहाँ सर्च कर लेता हूँ, जैसे रोशन का जो भी होगा वो सर्च होके आ जाएगा। अगर आपको याद है तो आप डायरेक्ट फिल कर दो, जैसे मैंने रोशन का ले लिया, RSNCC, ठीक है ना, जो भी है, ठीक है ना। फिर से एंटर करेंगे ये दोनों चीज़ें फिल करने के बाद। फिर से कोई प्रॉब्लम होगी तो सामने आएगी, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। फिर से मैंने एंटर किया तो देखिए उसने 10 तारीख का 11 तारीख उठा ली, डिलीवरी डेट नेक्स्ट वर्किंग डे 11, क्योंकि सैटरडे संडे हमने स्टैंडर्ड कैलेंडर यूज किया अपने प्लांट में, तो संडे सैटरडे वहाँ क्या दिखाई गई है, छुट्टी दिखाई गई है। तो छुट्टी को कोई ऐसा तो नहीं है मान लेके आपके यहाँ आ जाए, और आ जाएगा तो वो तो फंस जाएगा। तो इसलिए ये क्या है, वर्किंग डे उठा लेता है 11 तारीख, ठीक है ना, ठीक है ना। फिर से एंटर कर दो एंड चेक कर लो, अगर कोई प्रॉब्लम है चेक करना चाहते हो, एंटर एंड चेक इट, ये चेक, ठीक है ना, चेक करो, ठीक है ना। या 10 तारीख की मैं 11 दे देता हूँ, नहीं आगे भी एरर आएगी, फिर आप कंफ्यूज होगे, ठीक है ना। ये मैंने 11 यूज किया, ठीक है ना। चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, सेव कर देते एंड सेव, ठीक है। जैसे ही सेव करेंगे तो हमारी एक रिक्वायरमेंट जनरेट हो जाएगी, एक नंबर जनरेट हो जाएगा रिक्वायरमेंट। तो देखो परचेज इक्वेशन नंबर इतने क्रिएटेड, इस पीआर नंबर को हम नोट कर लेंगे। तो रियल टाइम में कंपनी में क्या होता होगा, जिस भी चीज़ की ज़रूरत होती होगी इस तरह से हम पीआर दिन भर बना सकते हैं, ठीक है ना। परचेज डिपार्टमेंट कोई बैठा है, जिसको भी ज़रूरत है उसने फ़ोन कर दिया, भैया ये सामान मंगाना है, ये सामान मंगाना है, वो बनाता रहेगा, पीआर जनरेट होती रहेगी इस तरह से, ठीक है ना। बेशक ये काम सारा ऑटोमेटिक होता है, लेकिन फिलहाल हम मैनुअली पढ़ रहे हैं इसको, ठीक है ना। चलिए, अगर इस पीआर के अंदर कुछ चेंज करना है तो लिखो चेंज पीआर ME52M। इस पीआर के अंदर अगर आपको चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। ME52M मैं इसके अंदर गया, हमारी पीआर आ गई, कितनी थी, यही थी क्या, टायर थे 100 पीस थे, 11 तारीख की, सब कुछ यही है, ठीक है ना। ये हमारी पीआर थी, ठीक है ना। इसके अंदर देखिए हम सब एडिट मोड में दिख रहा है, कुछ भी चेंज कर सकते हैं आप, ठीक है ना, कुछ भी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट डिस्प्ले पीआर ME53M, डिस्प्ले पीआर हम डिस्प्ले कर सकते हैं। डिस्प्ले का मतलब क्या है, हम देख तो सकते हैं लेकिन चेंज कुछ नहीं कर सकते, देखो कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, सब नॉन एडिट मोड में है, ठीक है ना। तो अगर कुछ देखना हो तो देख सकते हैं, चेंज करना हो तो चेंज भी कर सकते हैं। अब पीआर जनरेट होगी, जैसे हम घर पर लिस्ट बना लेते हैं, फिर हम क्या करते हैं, मार्केट जाते हैं और डोर टू डोर घूमते हैं, भैया ये सामान किस रेट दिया है, ये सामान किस रेट दिया है, ठीक है ना। और जो भी वो रेट बताता है उसको हम अपने दिमाग में फीड कर लेते हैं। अच्छा, कंपनी भी ऐसे ही करती होगी, वो अपने बंदों को सब जगह भेजेगी। अगर उसके यहाँ मैनुअली काम हो रहा है तो अगर उन बंदों के मेल या उनके मोबाइल नंबर है तो वो क्या कर सकती है, मेल या
व्हाट्सएप या मैसेज कर सकती है कंपनी, फ़ोन भी कर सकती है कि भाई ये सामान है तुम्हारे पास, किस रेट दिया है, ठीक है ना? फैक्स कर सकती है, कोई भी तरीका यूज़ कर सकती है, ठीक है ना? अब कंपनी को और वो भी रेट होगी तो कंपनी तो दिमाग में फिट नहीं करेगा वहाँ पे बंदा, वो क्या करेगा मेंशन कर देगा। मेंशन क्यों कर देगा? जिससे कोई भी बंदा उसे परचेज़ करे तो रेट देख ले। भाई हम जब परचेज़ करते हैं तो हम ही करते हैं, इसके अलावा उसको कोई ऐसा तो है नहीं कोई रिपोर्टिंग लेने वाला हो हमसे। लेकिन कंपनी में जब परचेज़ करेंगे तो उसे तो देखने वाले बहुत सारे लोग हैं, तो वहाँ पे क्या होगा आपको सब कुछ बताना होगा, ठीक है ना? तो नेक्स्ट लिखो नंबर 2 आरएफक्यू रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। आरएफक्यू शॉर्ट फॉर्म है रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन आरएफक्यू शॉर्ट में बोलते हैं। ME41 इसका टी कोड है, इसका पाथ नोट करना। इसका टी कोड लिख लिया ME41, पाथ लिख लो SAP एक्सेस, उसके अंदर लॉजिस्टिक्स, उसके अंदर आपका मॉड्यूल MM, उसके अंदर परचेजिंग, परचेजिंग के अंदर RFQ ओब्लिक कोटेशन, उसके अंदर रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। यहाँ में हम क्या करेंगे रिक्वेस्ट करेंगे भैया, भाव बता दो। ME41 के अंदर, ME41 के अंदर गए हम लोग, ठीक है। यहाँ पे लिख लो RFQ टाइप AN लेंगे यानी स्टैंडर्ड AN स्टैंडर्ड, ठीक है ना। RFQ डेट आज की आ जाएगी तो लिखने की जरूरत नहीं है, केवल टाइप लिख लो RFQ डेट टाइप। कोटेशन डेडलाइन, कोटेशन डेडलाइन, अब कब तक भाव बता दे वो बंदा। तो हमने कहा कि भैया अगले हफ्ते तक बता दो भाई, 4 तारीख तक बता दो या जो भी हमने डेट दी, ये डिलीवरी से पहले की होगी वैसे, कि 4 तारीख तक हमको भाव बता दो। यहाँ RFQ नंबर जनरेट हो जाएगा, परचेज ऑर्गेनाइजेशन आ गया, परचेज ग्रुप आ जाएगा, यहाँ पे डिलीवरी डेट आ जाएगी हमारी, ठीक है ना। डिलीवरी डेट क्या थी 11 तारीख थी। प्लांट आ जाएगा, प्लांट क्या है रोशन पी, नोट कर लो इसको। स्टोरेज लोकेशन और मटेरियल ग्रुप भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, स्टोरेज लोकेशन मटेरियल ग्रुप भी दे सकते हैं। क्या चीज टी टी का ये डेट का फॉर्मेट है, ये डेट का फॉर्मेट है, जैसे डी डी डे, ठीक है ना। तो ये फॉर्मेट है, वहाँ पे डी आया था, PR बनाई थी, यहाँ टी आ जाता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं इससे। चलिए अब हमको देखिए, या तो हम डायरेक्ट बना लें या हमने पीछे बनाई है PR तो हम उसका रेफरेंस लेंगे। तो क्लिक ऑन रेफरेंस टू PR, एक लंबा सा बटन दिख रहा होगा ऊपर, रेफरेंस टू PR, इस पर सिंगल क्लिक करेंगे। परचेज रिक्वेशन जो भी है आपकी, परचेज रिक्वेशन, ठीक है ना, यही थी ना 23 थी लास्ट में, अभी हमने देखी भी थी, हमने इसे नोट भी कर रखा था, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप मैनुअली या ऑटो, वैसे तो लास्ट वाला ऑटोमेटिक आएगा, लेकिन अगर आप मैनुअली देना चाहते हैं तो दे सकते हैं इसमें, ठीक है ना। एंटर, एंटर, जैसे ही आप एंटर करेंगे ये स्क्रीन खुल जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पे हम यूज करेंगे कलेक्टिव नंबर, कॉल नंबर मतलब कलेक्टिव नंबर, एंटर करो पहले, एंटर,
एंटर करो यहाँ पर। अच्छा, ठीक। कॉल नंबर या कलेक्टिव नंबर कुछ भी दे दो, फिलहाल मैं 1 2 3 दे देता हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम समझाएंगे ये क्या है, ठीक है ना। एंटर। देखिए ये पी आर उठ के आ गई हमारी, यही तो थी। तो सेलेक्ट पी आर या लाइन आइटम, ये लाइन आइटम भी है, इसे हम लाइन आइटम भी कहते हैं। तो सेलेक्ट पी आर या लाइन आइटम, ठीक है ना, ठीक है ना। एंड क्लिक ऑन एड ऑफ प्लस डिटेल, क्लिक ऑन एड ऑफ प्लस डिटेल, ठीक है ना। तो हमारी जो पी आर बनाई थी वो कुछ इस तरह से फॉर्मेट में दिखनी। इसको हम किसके पास भेजेंगे, वेंडर के पास। इसे हमें किसके पास भेजना है, वेंडर के पास। तो क्लिक ऑन हेडर, क्लिक ऑन हेडर, हेडर में जाएंगे हम, हेडर के अंदर जाएंगे तो इसके अंदर वेंडर एड्रेस, इसके अंदर वेंडर एड्रेस, इस वेंडर एड्रेस के अंदर गए हम लोग, ठीक है ना। यहाँ पे हम वेंडर नंबर फिल कर देंगे, नीचे देख लो वेंडर, फिल द वेंडर नंबर, ठीक है ना। वेंडर हमने पीछे क्रिएट ही किया है, उसका जो नंबर होगा उसे भरते हैं। मैनुअल भरना है तो मैनुअल भर देंगे, सर्च करना है तो यहाँ से सर्च कर लेंगे, इस डबल स्क्वायर से हम क्या करेंगे, सर्च कर लेंगे। जैसे मैंने कंपनी कोड डाल दिया अपना रोशन, एंटर, मैंने सर्च किया तो सर्च होके देखिए मैंने 2 वेंडर बनाए थे तो दोनों आ गए। मैं कोई सा भी यूज कर सकता हूँ, जैसे मुझे न्यू दिल्ली वाला लेना है तो मैंने न्यू दिल्ली वाले को यहाँ फिल कर दिया, डबल क्लिक करने से कॉपी हो जाता है, ठीक है ना। एंटर करेंगे तो इसकी सारी डिटेल आ जाएगी, मैंने इसमें एंटर किया तो सारी डिटेल आ गई, ठीक है ना। एंड सेव। तो इस तरह से हमने इस वेंडर को अपना पीआर भेज दिया। तरीका कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम और डिटेल में पढ़ाएंगे, अगली बार पढ़ाएंगे, फिलहाल ऐसे ही पढ़ लो, समझ लो पहुंच गया उसके बाद। इस तरह से हमारा एक आर एफ क्यू नंबर जनरेट हो जाएगा 84। इस आर एफ क्यू नंबर को हम नोट कर लें, सारे नंबर नोट करके रखना आप, क्योंकि आप लोग अभी सर्च नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। धीरे धीरे सीखेंगे तब सर्च कर पाएंगे आप, ठीक है ना। बैक आ जाएंगे, बैक आने के लिए अगर आप ग्रीन वाला यूज करेंगे तो ये बैक नहीं होगा, तो यह येलो कलर वाला यूज करना, ठीक है ना। येलो कलर वाला बैक आ गई। अब देखिए अगर वो बंदा हमें मटेरियल देगा, ठीक है ना, अगर उस पर होगा और हमें देना चाहता होगा तो हमें रेट बताएगा, ठीक है ना। अब वो रेट बताएगा, जैसे हमने मेल पे भेजा तो मेल पे वो रेट बता देगा। अब हम उसी मेल को देख के क्या करेंगे, मेंशन कर देंगे कि भाई इसने ये रेट बताई है, ठीक है ना। हम अपना काम करते हैं तो दिमाग में रखते हैं, लेकिन कंपनी में तो हमें मेंटेन करना होगा। तो नेक्स्ट लिखो नंबर 3, मेंटेन कोटेशन, मेंटेन कोटेशन ME47, मेंटेन कोटेशन ME47, ठीक है ना, ME47, ठीक है ना। पाथ सेम है तो पाथ लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें हम क्या करेंगे, उसकी जो भी रेट होगी वो मेंटेन कर देंगे। तो ME47 के अंदर गया मैं अपनी RFQ नंबर डाल दूंगा जो भी जनरेट हुआ है, अभी 84 ही था तो 84 नंबर मैंने लिया। लास्ट वाला डॉक्यूमेंट ये ऑटोमेटिक उठाता है, ठीक है ना। एंटर। अब इस वाले वेंडर ने जो भी मुझे रेट बताई, ये मेरा वेंडर था, इसने रेट बताई कि भाई हम इस मटेरियल को 100 पीस अगर लेंगे तो हम आपको 1000 रुपये पर पीस देंगे। हमने कहा ठीक है, नेट प्राइस में आप फिल करो, ठीक है ना। एंड सेव, और इसे सेव कर दो, रेट बता दी बंदे ने हमको, ठीक है ना। चलिए अब अगर उसने रेट भी बता दी, अब अगर हमें परचेज करना होगा तो हम उसे ऑर्डर देंगे। तो लिखिए नंबर 4, देखिए नंबर 4 परचेज ऑर्डर,
परचेज ऑर्डर को हम शॉर्ट में बोलते हैं पीओ। पीओ परचेज ऑर्डर, इसका टी कोड लिखो ME21 टी कोड लिखिए ME21 ठीक है ना। पीओ पीओ क्या होता है, एक लीगल डॉक्यूमेंट। जैसे हम परचेज करते हैं कुछ भी सामान तो हम तो मुंह से ऑर्डर दे देते हैं कि लाला जी ये सामान दे दो, लाला जी दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी से या बहुत ज़्यादा बल्क में कोई अमाउंट लिया जाता है तो हम उसको पीओ देना पड़ता है। पीओ एक लीगल डॉक्यूमेंट है। जैसे रिलायंस ने कहा किसी शुगर मिल से कि भैया हमको इतने टन चीनी चाहिए, तो ऐसा नहीं है कि इतने पे ही वो चीनी बना के दे देगा, नहीं। वो क्या करेगा, उसको पीओ भेजेगा रिलायंस कि हमको इतने टन शुगर चाहिए। अगर उसने पीओ भेजा है तो अब वो शुगर मिल से मना नहीं कर सकता रिलायंस कि अब हमको नहीं चाहिए, अब आपको लेना होगा, लो या मत लो आपको पेमेंट करना होगा, ठीक है ना। इसलिए पीओ क्या है, एक लीगल डॉक्यूमेंट है। कहीं आपने अगर मना कर दी चीनी नहीं लेनी, शुगर नहीं परचेज करनी, तो वो कंपनी तो बर्बाद हो जाएगी, ठीक है ना। इसलिए पीओ एक लीगल डॉक्यूमेंट है। ME21 लिख लिया ना। अब इसका पाथ लिख लो यहाँ तक कैसे पहुंचे। SAP इजी एक्सेस, उसके अंदर लॉजिस्टिक्स, लॉजिस्टिक के अंदर मटेरियल मैनेजमेंट यानी MM के अंदर परचेजिंग, परचेजिंग के अंदर परचेज ऑर्डर, परचेज ऑर्डर के अंदर क्रिएट ME21। इसके अंदर हमें क्या बनाना है, पीओ भेजना है, ठीक है ना। वेंडर को कैसे भेजेंगे देखते हैं। ME21 के अंदर गए हम लोग, तो देखिए PR बनाई थी, ठीक वैसे ही स्क्रीन खुल रही है। हो सकता है ये स्क्रीन कुछ इस तरह भी हो, तो घबराना नहीं है, ऐसे खोल लेना, ये सब खुल जाते हैं, ठीक है ना, ये सब खुल जाते हैं। अब देखिए या तो हम डायरेक्ट बनाए, तो हमें डायरेक्ट तो बनाना नहीं है चूंकि हमने PRRFQ सब बनाया है पीछे। तो हम क्या करेंगे, इसको देखिए आप, अगर आप इसके अंदर जाएंगे एक तरफ तो देख पा रहे होंगे आपको यहाँ PR दिख रही है, आप यहाँ PR या RFQ भी दिख रही है, आप फिल कर सकते हैं। तो आप देखो फिल द PR नंबर हमारा जनरेट हुआ ही है, उस PR नंबर को हम यहाँ फिल कर देंगे तो ज़्यादातर हमारी जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो फिल हो जाएगी ऑटोमेटिक। PR नंबर मैंने निकाल लिया। PR नंबर चूंकि आपने नोट कर रखा था तो आप नोट कर लेंगे, अगर नहीं किया है तो आप सर्च करके निकाल सकते हैं। यही था 723। मैंने PR नंबर उठा लिया अपना, फिल द PR, एंटर। जैसे ही एंटर करेंगे ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन फिल कर देंगे, यहाँ सारी की सारी इंफॉर्मेशन फिल हो जाएगी। और नीचे एरर आ रही है, एंटर परचेज ऑर्गेनाइजेशन। एंटर परचेज ऑर्गेनाइजेशन, परचेज ऑर्गेनाइजेशन जो मिलेगा वो मिलेगा आपको हेडर के अंदर, इस हेडर के अंदर, इस हेडर के आगे ये देखिए बना, इसमें मैं अगर क्लिक करूं तो आपसे परचेज ऑर्गेनाइजेशन यहाँ मांगेगा। तो ये तीनों चीजें लिख लीजिए, जैसे रोशन बन दे, ये नोट कर लो, ठीक है ना। फिर से मैं ये तीनों चीजें फिल कर लूं, ये हम शुरू में भी फिल कर सकते हैं, तो कोई ऐसा नहीं है कि हम बाद में ही करें। एंटर किया मैंने, फिर से एरर आ रही है, वो कह रहा है एंटर ए वेंडर, एंटर ए वेंडर, वेंडर फिल करना है हमको यहाँ पे। ये वेंडर भी मैं पहले फिल कर सकता था, लेकिन चलो मैं अब कर लेता हूँ। मैंने अपना वेंडर सर्च किया जिससे मुझे लेना था, मैंने वो वेंडर ले लिया, फिल द वेंडर, एंटर। फिर से एंटर किया मैंने, वो नेट प्राइस मस्ट बी ग्रेटर, यानी नेट प्राइस पूछ रहा है, नेट प्राइस लिख दो बस। अब नेट प्राइस देखिए ये सब कुछ इसमें फिल हो गया है ऑटोमेटिक, देखो ठीक है ना। इसमें नेट प्राइस आपको फिल कर देना, तो क्या लिखिए, नेट प्राइस फिल कर दो आप। नेट प्राइस मान लो उसने कहा था 1000 रुपये का, तो हमने 1000 रुपये, नमस्ते आंटी, हमने नेट प्राइस फिल कर दिया, एंटर।
फिर से एंटर किया। अगर कोई एरर होगी तो नीचे दिखाई देगी, यहाँ लिखा आएगा मैसेज, ठीक है ना, ये सब रेड कलर में दिखेगा, पर कोई दिक्कत नहीं है, हमें सब ठीक है। चेक करना है तो हम चेक भी कर सकते हैं, एंटर एंड चेक, ठीक है ना। इस पे हमने चेक किया, कोई दिक्कत होगी तो अभी सामने आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है, सेव कर देते हैं, यानी ये पीओ हम सेव कर देते हैं। इस नंबर को हम नोट कर लेंगे, इस नंबर को हम नोट कर लेंगे, ठीक है ना। बेशक ये हमारे सर्च होके आ जाएगा, लेकिन फिलहाल जब भी आप प्रैक्टिस करेंगे तो नंबर आप पे होना चाहिए, क्योंकि सर्च करने में आपको हो सकता है प्रॉब्लम हो, ठीक है ना। अगर इस पीओ के अंदर कुछ चेंज करना है तो चेंज करने के लिए हम ME22 एन यूज करेंगे, चेंज पीओ ME22 एन, और डिस्प्ले पीओ ME23 एन, ये दोनों हम कोड लिख देंगे, ठीक है ना। हर जगह 1 से क्रिएट करते हैं, 2 से चेंज करते हैं, 3 से डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, हमने पीओ भेज दिया, ठीक है ना। अब हमने पीओ भेज दिया, अब पीओ भेजेंगे तो वो बंदा क्या करेगा, माल तैयार करके हमारे यहाँ भेजेगा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम गुड्स रिसीव करेंगे उसका। तो नेक्स्ट लिखो गुड्स रिसीव, देखिए गुड्स रिसीव, गुड्स रिसीव, और उसके लिए टी कोड क्या यूज करेंगे, मीगो, गुड्स रिसीव मीगो, ये 5वां स्टेप है, ठीक है ना। गुड्स रिसीव मीगो, मीगो क्या है, टी कोड है ये, ठीक है ना। पाथ लिख लो कैसे पहुंचेंगे हम यहाँ पे, ऐसे पीईजी एक्सेस, उसके अंदर लॉजिस्टिक्स, उसके अंदर आपका मॉड्यूल मटेरियल मैनेजमेंट, उसके अंदर इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर गुड्स मूवमेंट, मील। अब क्या कर रहे हैं आप, बंदा माल लेके आ गया, अब आप क्या करेंगे, उसको रिसीव करेंगे, ठीक है ना। तो अब आप रिसीव करेंगे, ठीक है ना। तो रिसीव कैसे करेंगे, हम मीगो के अंदर रिसीव करेंगे। हम मीगो के अंदर गए, मैंने मीगो पर डबल क्लिक किया है, इसके अंदर गए, हम रिसीव कैसे करेंगे, तो इधर बहुत सारे तरीके होते हैं, सिखाएंगे आपको सारे के सारे। फिलहाल हम गुड्स रिसीव करेंगे, और किसके ब्याह पे, पीओ के ब्याह पे। यहाँ पे बहुत सारे तरीके से रिसीव करते हैं, लेकिन अभी हम पीओ के ब्याह पे रिसीव करेंगे, ठीक है ना। तो इधर देखो गुड्स रिसीव, इधर परचेज ऑर्डर। अब परचेज ऑर्डर नंबर आप निकालो, परचेज ऑर्डर नंबर मैं आज की डेट से निकाल लेता हूँ, आपने चूंकि नोट कर रखा था तो आप अपने वहां से देख सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद प्लांट, प्लांट का मतलब यहाँ रिसीविंग प्लांट है, और मूवमेंट टाइप, जब भी हम गुड्स पीओ से लेते हैं तो 10 बन लेते हैं, 10, ठीक है ना। इधर गुड्स रिसीव दिया, इधर परचेज ऑर्डर लिया, यहाँ प्लांट यानी रिसीविंग प्लांट आएगा, यहाँ पे मूवमेंट टाइप 10 बनाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मूवमेंट टाइप, आगे चल के हम पढ़ेंगे इसी को। एंटर, जैसे ही एंटर करेंगे तो इस पीओ के अंदर जो भी डिटेल होगी वो उठ जाएगी। तो यही था, टायर थे हमारे, और कितने पीस थे, 100 पीस, 100 पीस टायर लेने थे, ठीक है ना। नीचे जाएंगे, हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ आपको आइटम ओके पे दिखाई देगा, इस बॉक्स पे चेक मार्क लगा देंगे, ठीक है ना। तो एंटर, उसके बाद लिखो आइटम ओके पे चेक मार्क लगाएंगे, ठीक है ना। याद रखना स्क्रॉल अप डाउन करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है ना, एकदम नहीं दिखाई देता, एकदम नीचे है। चेक कर लेंगे, अगर इसके अंदर कोई प्रॉब्लम होगी तो अभी सामने आ जाएगी, जैसे मैंने चेक किया। अगर कुछ भी दिक्कत होगी तो सामने आएगी, कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है हमारा, पोस्ट कर देंगे, चेक एंड पोस्ट।
ठीक है ना। ये हमने क्या कर लिया, गुड्स रिसीव कर लिया। अब बंदा जब माल भेजेगा तो उसके साथ इनवॉइस भी भेजेगा, क्योंकि उसको पेमेंट भी तो चाहिए। तो अब इनवॉइस किसको मिलेगी, जो माल लेगा। और पेमेंट कौन करता है, अकाउंट डिपार्टमेंट। यानी एमएम डिपार्टमेंट ने उस इनवॉइस को कलेक्ट किया, क्योंकि उसने माल लिया, तो माल लेने वाले को उसने इनवॉइस दी। अब ये इनवॉइस कहाँ पहुंची चाहिए, अकाउंट डिपार्टमेंट में, क्योंकि पेमेंट कौन करेगा, अकाउंट डिपार्टमेंट। तो हम उस इनवॉइस को क्या करेंगे, अपलोड कर देंगे, जिससे ये ऑटोमेटिक कहाँ पहुंच जाए, अकाउंट डिपार्टमेंट, जिससे अकाउंट डिपार्टमेंट इसका पेमेंट कर दे। तभी तो ऑटोमेटिक सिस्टम बनेगा। भाई अगर मैनुअली होता तो हम कह के कहने जाएंगे इस इनवॉइस के लेके, भैया ये हमने सामान लिया, आप पेमेंट कर दो। लेकिन यहाँ तो एसएपी लग रहा है, तो क्या है, सारा सिस्टम ऑटोमेटिक है। हमने माल लिया, माल लेने के बाद हमारी इनवॉइस ऑटोमेटिक कहाँ पहुंची चाहिए, अकाउंट डिपार्टमेंट, जिसके लिए हमने याद होगा जीएल अकाउंट भी कॉपी किए थे, ये वही है। ठीक है ना। तो नेक्स्ट लिखो, एंटर इनवॉइस। नेक्स्ट लिखिए एंटर इनवॉइस मायरो। नंबर 6, एंटर इनवॉइस मायरो। एंटर इनवॉइस मायरो। ठीक है ना। इसका पाथ लिख लो, कैसे पहुंचेंगे यहाँ पे, एसएपी इजी एक्सेस, उसके अंदर लॉजिस्टिक्स, उसके अंदर मटेरियल मैनेजमेंट, उसके अंदर परचे, उसके अंदर लॉजिस्टिक इनवॉइस वेरिफिकेशन, लॉजिस्टिक इनवॉइस वेरिफिकेशन, उसके अंदर डॉक्यूमेंट एंट्री, डॉक्यूमेंट एंट्री मायर, डॉक्यूमेंट एंट्री मायर। ठीक है ना। इसके अंदर चलते हैं, इस पर डबल क्लिक किया मैंने। इस पर मैंने डबल क्लिक किया, मैं इसके अंदर गया। ठीक है ना। इनवॉइस डेट, अब वो इनवॉइस या तो आज की ही होगी या पीछे की होगी, आगे की डेट की तो होगी नहीं। तो इनवॉइस मैंने करेंट डेट की ले ली। इनवॉइस डेट, पोस्टिंग आज कर ही रहे हैं तो आज की डेट आ ही जाएगी। कैलकुलेट टैक्स पे चेक मार्क लगाएंगे, और यहाँ पे B0 लेंगे, एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनपुट वैट। हम कोई टैक्स नहीं लगा रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी ले लीजिए, जैसे मैंने ले ली परचेज इनवॉइस। अब हम इसके अंदर क्या है, पीओ नंबर फिल करेंगे अपना। पहले हम चेक करेंगे ना कितने की इनवॉइस आएगी। ठीक है ना। ऐसे ही थोड़ी ले लेंगे, पहले हम चेक करेंगे कितने की इनवॉइस आएगी। तो मैंने यहाँ पे पीओ नंबर फिल किया अपना। पीओ नंबर अगर मुझे मालूम है तो डायरेक्ट में फिल कर दूंगा, नहीं याद है तो सर्च कर लूँगा। तो मेरे को याद नहीं है तो मैं सर्च कर लेता हूँ। आप लोग याद करके रखना, डायरेक्ट फिल करना, क्योंकि आप लोगों को सर्च करना हो सकता है थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाए। ये आ गया, एग्जीक्यूट किया। ठीक है ना। पीओ नंबर यही था 348, सेलेक्ट किया, कॉपी किया, यानी मैंने इसके अंदर पीओ नंबर फिल कर दिया। फिल द पीओ नंबर। ठीक है ना। सर्च बाई वेंडर नंबर, नीचे देख लो, फिल नहीं, सर्च बाई वेंडर नंबर। ठीक है ना। ठीक है ना। हमने ये वेंडर नंबर से ही सर्च किया है, यहाँ वेंडर नंबर लिया है। ठीक है ना। जो भी वेंडर था उसके बिहाफ पर हमने ले लिया था। ठीक है ना। हमने पीओ नंबर डाला, एंटर किया। ठीक है ना। तो इसमें कुछ गड़बड़ दिखा रहा है। क्या गड़बड़ दिखा रहा है, देखिए यहाँ कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई, यानी इसका पीओ का, एक मिनट मायरो दे किया है कि नहीं मैं देख लेता हूँ। मायरो हो सकता है मैंने सेव ना किया हो। एग्जीक्यूट किया तो इसका मतलब ये सेव हो गया है।
ठीक है ना, ये मैंने सेव कर लिया। दूसरा आप क्या मायरो करेंगे, आप मैं मायरो में गया, उसकी इन्वॉइस एंट्री करनी है मुझे मायरो के अंदर। सब कुछ मैंने फिल किया, पीओ नंबर फिल किया, एंटर किया। ठीक है, तो कभी कभी हो सकता है इस तरह से आ जाए कि डेटा ना उठाए, अपडेट होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन ये घटना रेयर ही कभी होती है। तो हमारी इन्वॉइस कितना पेमेंट करना है हमको, 10,000, 10,000 ये ना, नहीं 1,00,000। ठीक है ना, 100 पीस है, 1,000 रुपये के हिसाब से हमारा कितना हो गया पेमेंट, 1,00,000। तो वो बंदा हमें इन्वॉइस कितने की भेजेगा, 1,00,000 की। 1,00,000 की जो इन्वॉइस भेजेगा वो अमाउंट हम यहाँ फिल कर देंगे। ये तो हमारा सिस्टम बता रहा है। अब इन्वॉइस में जितना भी लिखा होगा हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है ना, अगर कम ज़्यादा होगा तो उसके लिए बहुत सारे केस बनते हैं, तो बहुत सारे केस हम पढ़ेंगे बाद में, फिलहाल हम नहीं पढ़ रहे। फिलहाल हमें एक्यूरेट दिया उसने, तो जो हमारा पीओ अमाउंट है वही अमाउंट हमको फिल कर देना है ऊपर, सेम एज पीओ। अमाउंट के सामने लिख लो सेम एज पीओ, एंटर किया। जैसे ही एंटर करेंगे हम पेमेंट टैब में पहुंच जाएंगे। यहाँ पे पेमेंट टैब में पहुंच जाएंगे, बेस लाइन डेट फिल कर लेंगे। ठीक है ना, मैं बेस लाइन डेट आज की ले लेता हूँ। ये पेमेंट की डेट है कि आपको कब से पेमेंट करना है, कब से पेमेंट की डेट काउंट करना है, तो मैं आज की ले लेता हूँ, करेंट डेट। ठीक है ना, एग्जीक्यूट करेंगे हम इसको, ये वो सिमुलेट करेंगे। सिमुलेट मतलब चेक करना। ठीक है ना, किसी चीज़ को सिमुलेट करना मतलब चेक करना। जैसे पीछे चेक का बटन था, यहाँ सिमुलेट है। ठीक है ना, जैसे सिमुलेट किया मैंने, अगर कोई गलती होगी तो सामने आ जाएगी, नहीं गलती होगी तो ये आगे बढ़ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ डेबिट 100, क्रेडिट 100, बैलेंस 0 आ रहा है, क्लिक ऑन पोस्ट कर देंगे। ये हमारी होगी परचेज की प्रोसेस। पोस्ट कर देता हूँ मैं इसको। ठीक है ना, ये हमारी P2P प्रोसेस हो गई। यानी हम पीआर बनाते हैं, कुछ भी रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए पीआर बनती है, उसके बाद हम उसको परचेज की प्रोसेस करते हैं, जैसे RFQ करते हैं, पीओ बनाते हैं, गुड्स रिसीव करते हैं, मायरो करते हैं। मायरो मतलब उसकी इन्वॉइस जो आती है उसे एंटर कर देते हैं। ये इसके बाद हमारा काम खत्म। अब हमारी इन्वॉइस यहाँ ऑटोमेटिक कहाँ पहुँच जाएगी, अकाउंट डिपार्टमेंट। तो नेक्स्ट एंड लास्ट लिख लो फॉर अकाउंट डिपार्टमेंट। ये हमारा काम नहीं है, अकाउंट डिपार्टमेंट का है। फॉर अकाउंट डिपार्टमेंट, अकाउंट डिपार्टमेंट लिखो वेंडर लाइन आइटम डिस्प्ले। फॉर अकाउंट डिपार्टमेंट वेंडर लाइन आइटम डिस्प्ले। अब वेंडर क्या करेगा, वो अकाउंट डिपार्टमेंट क्या करेगा, वो पर डे चेक करेगा एक टी कोड को, और उसमें जिसका पेमेंट होगा उसका पेमेंट कर देगा। तो वो टी कोड लिख लो FBL1N, FBL1N स्लैश एन तो हम पहले लगाते ही हैं, FBL1N। ठीक है ना, FBL1N के अंदर गया मैं, यहाँ मैंने अपना वेंडर लिया, कंपनी कोड लिया, एग्जीक्यूट किया और इसे एग्जीक्यूट किया। ठीक है ना, तो देखिए आज 27 तारीख है और देखो 1,00,000 का पेमेंट आ गया ना। नेगेटिव का मतलब देना होता है, पॉजिटिव होता है तो मतलब लेते हम। जैसे हम कुछ भी सेल करेंगे तो उसका पेमेंट लेना होगा तो वो पॉजिटिव आएगा। इसका देखो 1,00,000 का ये भी बना था, 1,00,000, और नेगेटिव, नेगेटिव मतलब देना है, ड्यू है, बैल का मतलब ड्यू है। अकाउंट डिपार्टमेंट जब इसका पेमेंट कर देगा तो ये ग्रीन कलर में आएगा। तो ये आपकी परचेज की पूरी कंप्लीट प्रोसेस होगी। प्लस हमने ये भी देख लिया कि हमारा डेटा जो अकाउंट डिपार्टमेंट में पहुंचा है कि नहीं पहुंचा। बेशक ये काम हमारा नहीं है,